ओके, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया था। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है चिमनी और एक है टावर। ठीक है, तो ये मैंने बनाया एक टावर और ये मैंने बनाई एक चिमनी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब आप फिगर को बना रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा बनाना है और कौन सा छोटा बनाना है। स्टार्टिंग में जब आप पहली लाइन पढ़ते हो तो टावर और चिमनी में से कौन बड़ा है कौन छोटा ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा बना सकते हो, उसका कोई रूल नहीं है। जब आप क्वेश्चन को जब आगे पढ़ लोगे तब आपको जाकर पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या बड़ा और क्या छोटा लेकर चलना है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी from the top of the tower is 30 degree. If the height of tower is 40 meter, find the height of the chimney. Okay, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कौन कौन से बन रहे हैं वो बना लेते हैं। सबसे पहले तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, चिमनी के टॉप से, चिमनी के टॉप से ये मैंने चिमनी बनाई है और ये मैंने टावर बनाया है। ओके, चिमनी के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री। ओके, ये मैंने बना दिया 60 डिग्री। अच्छा, इसके बाद आगे क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है वो पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। चिमनी के फुट का टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से बनने वाला एंगल, ऊपर बनने वाला एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। ओके, आगे आगे क्या पूछा हुआ है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर, टावर की हाइट है 40 मीटर। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो क्या निकालना है मुझे, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट आपको निकालनी है। अब इस वाले फिगर में आपने टावर और चिमनी की जो हाइट है वो आप कैसा भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं, आपने यहाँ पर टावर बनाया, ठीक है, और ये आपने चिमनी बनाई ऐसी। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि टॉप, टावर के टॉप से चिमनी के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद टावर के टॉप से चिमनी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आंसर है 30 डिग्री। ओके, ऐसा बना लो आप। अब ये हमारा कितना है 40 मीटर। ठीक है ना, टावर आप सपोज करो बड़ा बना लो, तो टावर आपका कितना है 40 मीटर और चिमनी की हाइट आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आप चाहो तो टावर को बड़ा बनाओ, चाहो तो चिमनी को बड़ा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है वो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ABC ये मैंने नाम रखा और इसका नाम रख दिया D। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर DC और ये A और ये B, इस तरह से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि टावर बड़ा होगा या चिमनी बड़ी होगी, तो उसके लिए मैंने कहा चलो हम दोनों तरह के फिगर बना के देख लेते हैं। एक बार टावर को बड़ा कर लेते हैं, एक बार टावर को छोटा करते हैं, चिमनी को बड़ा करके रखते हैं फिगर में, या दूसरा फिगर बना लेते हैं, एक बार टावर को बड़ा और चिमनी को छोटा ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी कंडीशन हमने सेम रखी कि चिमनी के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, यहाँ पर भी वही किया, चिमनी के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, चिमनी के फुट से टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने एंगल वैसे ही बनाए, केवल हाइट कम ज़्यादा ले ली, और दोनों ही केस में यहाँ पर इधर साइड चिमनी बनाई है मैंने और इस साइड में टावर बनाया है। अब हम इनकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या कुछ इफेक्ट आता है कुछ बड़ा या कुछ छोटा करने पर। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम है ACB, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम है ACB। इस ट्रायंगल में यहाँ पर
ये चिमनी की हाइट जो है इसको मान लीजिए h है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में अगर टेन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन बेस क्या है, बी सी, ठीक है। अच्छा, थीटा की बात करिए, थीटा इस बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कितना है, h, यहाँ पर मैंने लिखा h, अपॉन में क्या, बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन में बी सी। ओके, ये बी सी इधर लाइए और इक्वल्स टू में क्या, h अपॉन में क्या, √3। ये √3 इधर लेकर आ गया, बी सी इधर लेकर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करिए। तो दूसरे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो उस ट्राइंगल का नाम है क्या, DCB, ये वाला ट्राइंगल। अब इस DCB ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अच्छा, अब DCB ट्राइंगल में अब हम लगा रहे हैं टेन थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि DC अपॉन बेस यानी कि BC, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी लगाओगे, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री, ओके। DC की वैल्यू कितनी है, 40, ओके, अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए h और अपॉन में क्या, √3, ऐसे, ओके। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और इधर क्या चल रहा है, 40, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ओके, अपॉन में क्या, h, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये h इधर लेकर आइए और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में लेकर जाइए। तो 40 तो ये ऐसे, ठीक है, √3 इंटू √3 ये मिलकर कितना हो गया होगा, 3। अब h इक्वल्स टू 40 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 120, इतना क्या, मीटर। ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 120 मीटर, ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, जब हमने जो ये क्वेश्चन किया, ये किस हिसाब से किया, इस फिगर के हिसाब से किया, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो आपने स्टार्टिंग में ये फिगर बना दिया होता, तो आप कैलकुलेशन कैसे करते, तो आंसर है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल को हम लेकर चलते ABC ट्राइंगल, और इस ABC ट्राइंगल में टेन 60 लगाते, टेन 60 डिग्री के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन यही सब कुछ चलती। यहाँ पर चिमनी की हाइट क्या होती, h, ठीक है। फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेते, वहाँ पर जो BC की वैल्यू आई होती वो हम वहाँ पर पुट करते, सब कुछ ठीक चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमारी h की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम जो आती वो क्या आती, कि हमारी जो हाइट की वैल्यू आ रही है चिमनी की, वो कितनी आ रही है, 120 मीटर। तो यहाँ पर अब हमारी हाइट की वैल्यू अगर हम 120 मीटर लिख दें तो वो थोड़ा सा गलत नज़र आएगा, दिखने में गलत होगा या नहीं होगा, तो आंसर है हाँ होगा, क्योंकि ये 40 मीटर है तो ये इतना 120 मीटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि चिमनी को किससे बड़ा होना चाहिए, तो आंसर है टावर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टार्टिंग में ये फिगर भी बनाकर चलूंगा तब भी उस केस में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये फिगर बना लो या ये फिगर बना लो, लेकिन आप लास्ट में रियलाइज करोगे कि अरे ये तो h की वैल्यू 120 मीटर आ रही है, तो इसका मतलब चिमनी मुझे क्या बनानी चाहिए थी, बड़ी बनानी चाहिए थी, लेकिन ये फिगर बनाने से इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं आया। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें एक टावर और एक बिल्डिंग का केस आता है, तो हमने ऑलवेज देखा कि वहां पर बिल्डिंग छोटी लेकर चलते हैं, टावर बड़ा लेकर चलते हैं, ठीक है, वहां पर ऑलवेज ऐसा ही होता है, बिल्डिंग छोटा लेकर चलते हैं और टावर को बड़ा लेकर चलते हैं। फिर हमने कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें हमने देखा कि चिमनी को बड़ा लेकर चलते हैं और टावर को उससे छोटा लेकर चलते हैं। तो हमने कुछ इस तरह के फिर अपने लिए नियम कानून बना लिए कि स्टार्टिंग में जब हम रफ फिगर बनाएंगे तो वो रफ फिगर में हम इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग, टावर, चिमनी, बिल्डिंग, टावर, चिमनी,
लेकिन ये कोई एक रूल नहीं है, ये सिर्फ पैटर्न है कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इन जनरल इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम चाहे ये बनाएं या ये बनाएं, इससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो लेकिन हाँ, बाद में हमें उसको करेक्ट तो करना ही होगा, क्योंकि हाइट 120 मीटर आई है तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब आप इस फिगर पर आ जाओगे। तो लास्ट में आपको जो फाइनल फिगर है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझना चाहते या नहीं सीखना चाहते तो उस केस में फिर आपको फाइनली ये फिगर बड़ा करके देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप करोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था, फिर से ये एक चिमनी है, ये एक टावर है। इस चिमनी के टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, जबकि इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस चिमनी के फुट का कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर टावर 40 मीटर का है तो बताइए चिमनी की हाइट क्या रही होगी, ये आपको निकालना था। तो सबसे पहले आपने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, उससे एक रिलेशन निकाल लिया, क्या, BC इज इक्वल टू h/√3। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपको पता चल गई। अब फिर आपने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, इस छोटे वाले ट्राइंगल में BC की वैल्यू पुट कर दी। जब आपको BC की वैल्यू पुट कर दी तो ये थ्रू आउट किस में बचा हमारे पास, H के टर्म में। तो H की वैल्यू फिर आपने सॉल्व कर दी और आपका आंसर कितना मिल गया आपको, 120 मीटर। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, क्या रूल बनाया है हमने ये रूल बनाया है। ये रूल हमने खुद से ही बना लिया है, केवल एक पैटर्न देख के कि बिल्डिंग आएगा तो बिल्डिंग और टावर आएंगे तो बिल्डिंग छोटा टावर बड़ा, चिमनी टावर आएगा तो टावर छोटा चिमनी बड़ा, ऐसा। लेकिन ये कोई ऐसा नेसेसरी रूल किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, केवल कुछ पैटर्न देख रहे हैं कि हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में इस तरह से होता है। तो ये हमने मान के चला है कि जो बिल्डिंग होगी वो टावर, उसमें ऊंचे ऊंचे बड़े टावर लगाए जाते हैं, बिल्डिंग छोटी होती हैं। तो उसी के बेसिस पर मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाइट है उसकी, और उसके सामने एक टावर है। ठीक है, ये मैंने टावर बना लिया। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब हर हाल में बिल्डिंग छोटी होगी और टावर बड़ा होगा, क्योंकि इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। तो हर हाल में यहाँ पर जो हमारा टावर है वो बड़ा होना चाहिए साइज में, हाइट में, तो तभी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन पाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ओके, ये टावर और ये बिल्डिंग दोनों सेम बेस पर खड़े होंगे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए फिर से, ये एक टावर है AB, ये कोई एक बिल्डिंग है C, ये एक बिल्डिंग है AB और ये एक टावर है CD। इस टावर के टॉप का इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री है, और इसी बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो वो पूछ रहा है बताइए टावर की हाइट कितनी होगी। तो ये बिल्कुल आसान है निकालना। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7 मीटर है बच्चों, ये कितना है, 7 मीटर। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी कितना होगा, 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये 7 मीटर रहा होगा। ओके, नाउ ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए मैंने x मीटर मान लिया, ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, x + 7 मीटर। ये x + 7 मीटर किसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी हमारी टावर की हाइट, x + 7। आप चाहो तो यहाँ पर इस टावर की हाइट को h मान लो और फिर यहाँ पर h - 7 लिख सकते हो, वो आपके करने का तरीका होगा, आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर एक ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल में ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो
तो सबसे पहले यही वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पर लगा लो टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। ओके, ए बी कितना 7, बी सी जानना चाहते हैं। ठीक है, 10 45 1, बी सी इधर लेकर आ जाइए। तो बी सी जो है हमारा वो कितना आ गया 7 मीटर। ठीक है, तो बी सी अब हमें पता चल गया ये 7 मीटर है। तो अगर बी सी 7 मीटर है तो अगर यहाँ पर ए ई की अगर हम बात करें तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल से हमें क्या बेनिफिट हुआ इसको लेने से, इसको लेने से ये बेनिफिट हो गया कि हमें बी सी की वैल्यू पता चल गई 7 मीटर। ये 7 मीटर है तो ए ई भी कितना होगा 7 मीटर। ठीक है, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल को ले लो। इस छोटे वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, डी ए ई। इस डी ए ई ट्राइंगल में टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस ए ई। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ओके, डी ई ये हमारे पास है x, डी ई हमारे पास कितना है x अपॉन ए ई ये हमारे पास कितना है 7। ठीक है, अच्छा, टेन 60 की वैल्यू कितनी √3 और इधर x अपॉन 7 इधर लेकर आ जाइए। तो 7 √3 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इतना मीटर x की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें x नहीं निकालना है, हमें निकालना है ये हाइट, ये टावर का हाइट निकाल कर देना है। तो टावर का जो हाइट है तो वो हमारे पास कितना है, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल है किसके, x + 7 के। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लो x + 7। x की वैल्यू कितनी आई है 7 √3 और प्लस में क्या 7। ओके, √3 की क्या हमें वैल्यू पुट करनी है, हाँ 1.732। तो पहले तो मैं इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा इधर √3 + 1, फिर 7 बचा इधर, √3 की वैल्यू 1.732 और +1 ऐसे। फिर इसके बाद 7 × 1 + 1 ये कितना आ जाएगा 2.732। इस क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो निकल कर आएगा 19.12 इतना मीटर। ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लाई हम करा लेंगे किसमें 2.732 में, तो ये 19.124 मीटर इतना बन जाएगा, 19.124 इतना मीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये हमारे पास ये एक क्या है टावर और ये हमारे पास क्या है एक बिल्डिंग। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, फिर बिल्डिंग के ही टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो वो कह रहा है अगर बिल्डिंग 7 मीटर की है तो बताइए ये टावर कितना होगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो डिप्रेशन का जो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी थी वो मैं यहाँ तक लेकर आया, ये वाला पार्ट जो बचा वो मैंने x मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया, x मान लिया, और ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। तो इसका मतलब टावर की जो टोटल हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, टावर की हाइट ये इक्वल रही होगी x + h के, किसके x + 7 के इक्वल रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल निकाला, ये वाला ट्राइंगल हमने निकालने से हमारे पास बेस का आंसर आ गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया। इस छोटे वाले ट्राइंगल में हमें बेस पता था और एंगल पता था, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ओके, अब टावर की हाइट कितनी थी टोटल x + 7, वो मैंने x + 7 में x की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करोगे तो आपका हाइट ऑफ टावर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, एक टावर बनाना है। सबसे पहले ये बनाया मैंने एक टावर
और ये बनाया मैंने ग्राउंड। ओके, इस टावर के टॉप का ग्राउंड के किसी पॉइंट ए से, यहाँ पर सपोज करो कोई पॉइंट है ए, इस टावर के टॉप से इस पॉइंट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है हमें? 30 डिग्री। ठीक है, फिर से ये मैंने एक टावर बनाया, इसका नाम रख दीजिए BC। ठीक है, ये एक टावर है BC और इस टावर के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट ए से कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है? 30 डिग्री। ठीक है, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। ओके, यहां पर कोई एक और पॉइंट है B, यहां पर कोई एक और पॉइंट है B इस जगह पर। ठीक है, उससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, यहां से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला काम, फिर से यहां पर कोई एक ये टावर है, इसका नाम हमने रख दिया CD। इस टावर से ग्राउंड पर किसी पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। इस पॉइंट ए का इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। और इस पॉइंट से अगर हम टावर के फुट की तरफ चलते हैं 20 मीटर, तो वहां पर फिर से कोई एक पॉइंट है B, जिसका इसके टॉप से, इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। तो दो एंगल की बात हो रही है। पॉइंट A जो है ग्राउंड पर, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जबकि इस पॉइंट से अगर टावर के फुट की तरफ 20 मीटर चलते हैं तो जो पॉइंट B आता है, उस पॉइंट का इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो टावर की हाइट उसने पूछी है, ये मैंने माना कि टावर की हाइट रही होगी कुछ h। ठीक है, अब यहाँ पर दो हमारे पास ट्रायंगल बन के तैयार हो गए हैं। एक तो हमारा जो ट्रायंगल है ये छोटा वाला ट्रायंगल DBC, और एक ट्रायंगल है हमारे पास DAC। यहाँ पर जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, ये मैंने अभी थोड़ी देर के लिए मान ली x मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी पॉइंट A की C से, वो कितनी रही होगी? 20 + x, इतना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना रहा होगा? 30 डिग्री। ठीक है, फिगर बन के हमारा तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? BCD। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी DC अपॉन बेस यानी कि BC। ठीक है, ओके, tan थीटा की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 60 डिग्री। DC ये मैंने माना कि हाइट ऑफ टावर कितनी है? h, और BC ये मैंने अपनी तरफ से कितना मान लिया? x। ओके, tan 60 कितना होता है? √3, और इधर क्या चल रहा है? h अपॉन x। ये x इधर आ जाएगा तो √3x, या ओके ठीक है, h की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास h इक्वल्स टू कितना आ गया? √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल DAC। ओके, इस ट्रायंगल DAC में फिर से tan थीटा लगाओ। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि DC अपॉन में बेस यानी कि AC। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा बड़े वाले ट्रायंगल का। अच्छा, अब इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें 30 डिग्री एंगल काम करेगा हमारा DAC ट्रायंगल में, और हाइट इसकी कितनी है? h, परपेंडिकुलर h है, और बेस A से लेकर C तक कितना है? 20 + x। ठीक है, ये मैंने लिख लिया 20 + x। ओके, नाउ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन में क्या? 20 + x। बट हम h को कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? h की वैल्यू हम √3x लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो h की जगह हम लिख देंगे, h की जगह √3x। ओके, अब ये 20 + x इधर लेकर आइए, और √3 × √3 कितना? 3x। ओके, x उधर ले जाकर माइनस करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x, और इधर कितना? 20।
2 से डिवाइड कराइए तो 10 मीटर। ये हमारे पास किसका आंसर आया, x का आंसर। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है इसको उठाकर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, टावर की हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये कितनी थी, √3x और √3 इंटू 10। अच्छा, √3 की क्या वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर, √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। 10√3 इसका आंसर आ गया, 10√3 इतना मीटर। ये रही होगी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज उसने पूछी थी कि टावर से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, ये पूछा है ना हमसे, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो टावर की डिस्टेंस पॉइंट ए से, इस टावर की डिस्टेंस पॉइंट ए से किससे दी जाएगी, तो आंसर टोटल यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 + x। तो 20 + x, 20 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये यहां पर लिख दो। तो 20 + 10 कितना, 30 मीटर। तो टावर से ये जो पॉइंट ए है ये कितनी दूर रहा होगा, 30 मीटर, और जबकि टावर की जो हाइट है वो कितनी रही होगी, 10√3 मीटर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। और ये कि बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसमें एक टावर है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर किसी पॉइंट ए से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जबकि पॉइंट ए से अगर हम टावर के फुट की तरफ चलते हैं 20 मीटर तो एक पॉइंट आता है बी जिसका इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमें टावर की हाइट बतानी थी और हमें इस टावर से ये पॉइंट ए कितनी दूर है ये भी बताना था। ठीक है, तो ये आप पहले एक छोटा ट्रायंगल ले लो, वहां से आपका पास एक रिलेशन आ जाएगा। उस रिलेशन को आप बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर लो, h की जगह क्या, √3x। सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 10। तो यानी कि टावर से ये पॉइंट ए कितना रहा होगा, तो 10 + 20 टोटल कितना, 30 मीटर पर रहा होगा। और x की वैल्यू 10 यहां पर रख दोगे तो हाइट का आंसर कितना आ जाएगा, 10√3। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो एक टावर बना दिया। ठीक है, ये एक वर्टिकल टावर हो गया, ये ग्राउंड बना दिया। ठीक है, दो चीजें बनके तैयार हो गई, टावर और ग्राउंड। ठीक है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। सपोज करिए ये कोई एक वर्टिकल टावर है ए बी, ओके, और यहां पर ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है सी। इस पॉइंट सी से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब वो कह रहा है इसी पॉइंट सी से अगर आप 10 मीटर ऊपर चल लोगे तब ये जो एंगल बनेगा इसके टॉप से, अब वो चेंज हो जाएगा, और वो अब चेंज होकर कितना हो जाएगा, ये हमें गिवन है बच्चों 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो वो कितना हो गया, 30 डिग्री ऐसे। ठीक है, फिर से ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, लेकिन अगर उसी पॉइंट से 10 मीटर अगर हम वर्टिकली चलते हैं, कितना मीटर बोला है, 10 मीटर अगर हम वर्टिकली चलते हैं, तो फिर उस पॉइंट से अगर हम इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो हमें कितना मिलता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें निकालना है। तो मैंने माना कि जो ये टावर है इसकी हाइट रही होगी कुछ h। ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर मैं टावर की हाइट यहाँ पर h मान लेता हूँ, ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि देखो ये 10 है तो ये 10 होगा, फिर मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, फिर इसको 10 + x कहता हूँ। वो सब एक ही बातें हैं, आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 10 है तो ये भी 10 होगा, फिर इसको x मान लेते हैं, फिर
फिर हम टावर की हाइट को क्या कह देते हैं, 10 प्लस x कह देते हैं। अगर हमने ये पूरा h मान लिया तो अब हम इसको क्या कह रहे होंगे कि ये टोटल h है, ये 10 है, तो ये h माइनस 10 रहा होगा, है ना। टोटल h है और इतना 10 है, तो ये कितना होगा, h माइनस 10। तो आप यहाँ पर चाहो तो h माइनस 10 लिख लिया करो, या इसको x मान के यहाँ पर 10 प्लस x टोटल हाइट, वो फिर लास्ट में आपको निकाल कर देनी पड़ेगी। टोटल हाइट ऑफ टावर इज 10 प्लस x। अगर आप डायरेक्ट h मानते हो तो उससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे ही आपका h का आंसर आता है, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बन के तैयार हुए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इस ट्रायंगल से तो पहले हम बेस निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये बेस निकल कर आ जाएगा तो इसका मतलब ये बेस निकल कर आ गया। ये बेस जब निकल कर आ जाएगा, एंगल पता है, बेस पता है, तो ये फिर हाइट यहाँ से सॉल्व करके h की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, और बेस हमारे पास क्या है, बी सी। ठीक है, नाउ थीटा की वैल्यू कितनी, तो इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी, ए से लेकर बी तक हमने क्या माना है, h। ठीक है, यहाँ पर h लिख दिया। बी सी ये हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर बी सी लिख दिया। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, और h अपॉन में क्या, बी सी। ठीक है, ये आ जाएगा, बी सी इधर आ गया, तो बी सी, और साथ में और एक काम करते हैं, इस √3 को इसके नीचे लिख लेते हैं, बी सी इधर और √3 इधर। तो ये बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई इतना मीटर। ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई में हम लगाएंगे क्या, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए ई अपॉन में बेस यानी कि डी ई। ठीक है, परपेंडिकुलर और ये बेस। अब एंगल कितना लगाओगे, तो आंसर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और ए ई हमारे पास कितना है, h माइनस 10 अपॉन डी ई। अब डी ई कितना लेकर चलें, तो जितना बी सी होगा उतना ही डी ई रहा होगा। तो हमारा जो डी ई है और बी सी है, ये आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, तो बी सी और डी ई आपस में इक्वल रहे होंगे। तो डी ई की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3। तो h अपॉन में √3। ठीक है, नाउ tan 30 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू में h माइनस 10, और ये वाला जो √3 है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या, h। ये समझ आया, tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, h माइनस 10 ये ऐसे ही लिखा है, ये √3 ऊपर आ गया यहाँ पर, और ये वाला h ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इस h को यहाँ पर लेकर आ जाओ, और ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ गया होगा, 3। ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया। ठीक है, अब h ऐसे ही, ठीक है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर कितना आएगा, 3h, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा, 30। ये ठीक है, अब 30 इधर लेकर आ जाओ, h उधर लेकर चले जाओ, तो 30 इक्वल्स टू 3h माइनस h। तो इधर कितना आ गया होगा, 2h, और इधर कितना, 30। 2 से डिवाइड करा दो, तो ये बन जाएगा कितना, 15 मीटर। h की वैल्यू आ गई, और ये h हमने किसको माना था, टावर की हाइट को, और जो टावर की हाइट का जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 मीटर। ठीक है ना, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आसान है। तो फिर से ध्यान दीजिए, ये एक टावर है, इस टावर से ग्राउंड के किसी पॉइंट का, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और अगर इसी पॉइंट से हम 10 मीटर वर्टिकली चलें तो वहां से अगर हम इसके टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो हमें कितना मिलता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो बताइए टावर की हाइट क्या रही होगी। ओके, तो ये 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर होगा। ये टोटल हाइट हमने h मान ली, तो इतना पार्ट कितना होगा, तो आंसर है h में से 10 हटा दो, तो h माइनस 10 ये बचा होगा। ठीक है,
अब हमारे पास एक ट्रायंगल ये रहेगा, इस ट्रायंगल से BC पता चल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू DE, और DE पता है, 1030 की वैल्यू लगाओगे, वहां से H की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होकर। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका 21। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द एंगल ऑफ 22 में कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। किसको देखा जा रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। ठीक है, तो ये एक क्लिफ है, ये एक टावर है। ठीक है, अच्छा, इस टावर के टॉप का और बॉटम का, टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का, ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने हैं? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये निकालना बिल्कुल आसान है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं। कितने कितने बनेंगे? ये हमें कितना गिवन है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी जो भी हाइट्स हैं उन हाइट्स को हम लेकर चल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिफ की हाइट मान ली AB, टावर की हाइट मैंने मान ली CD, ऐसे कुछ। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेता हूँ। तो इस टावर के टॉप का ये एंगल हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये जो टॉप है का है वो 45 डिग्री है और जो बॉटम का है वो कितना है? 60 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, फिर से ये एक क्लिफ है जहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री, जबकि इस टावर के बॉटम को अगर इसके टॉप से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 60 डिग्री। तो हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर, जबकि क्लिफ की हाइट हमें कितनी गिवन है? 60√3 मीटर। कितना गिवन है इस क्लिफ की हाइट हमें? 60√3 मीटर, और हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है कितनी रही होगी। ठीक है, ये बता देंगे बहुत आसानी से। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पर दिस D पॉइंट से इस AB वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया E। ठीक है, अब ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है और ये DE पर पैरेलल है किसके? इस हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो फिर ये एंगल भी कितना रहा होगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएंगे, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में आप सॉल्व करोगे और आपके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर ये वाला जो DC जो टावर है हमारा, इस टावर की हाइट यहाँ से यहाँ तक अगर H है तो यहाँ पर भी H रही होगी। ठीक है, तो ये AE कितना रहा होगा? तो आंसर है कि ये टोटल 60√3 है और यहाँ से यहाँ तक ये H है, यहाँ से यहाँ तक ये H है, तो ये कितना बचा होगा? तो ये बचा होगा 60√3 माइनस H। कितना बचा होगा? 60√3 माइनस H। टोटल 60√3 है और ये H है, तो ये कितना बचा होगा? 60√3 माइनस H, ये बचा होगा। ठीक है, अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर चल लो। पहले ट्रायंगल का नाम है ABC और इसमें लगाओ tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि BC। ओके, tan थीटा की वैल्यू इस बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा कितना? 60 डिग्री। अच्छा, A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60√3। तो ये लिख लो 60√3। ओके, अपॉन BC यहाँ पर ऐसे ही लिख लो। ओके, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 60√3 अपॉन में BC। इस √3 से ये √3 कैंसिल, ये BC इधर लेकर आइए, तो BC का आंसर कितना आ जाएगा? 60 मीटर। ठीक है,
ये हमारे पास BC निकल कर आ गया कितना 60 मीटर। अगर BC 60 मीटर है तो DE भी 60 मीटर होगा। ठीक है, तो BC और DE ये आपस में क्या होंगे, इक्वल रहे होंगे। अच्छा, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लो, ADE। ट्रायंगल ADE में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा AE और बेस क्या होगा DE। अच्छा, tan थीटा, थीटा की अगर बात करें तो थीटा कितना 45 डिग्री। अच्छा, AE कितना है 60√3 माइनस H, 60√3 माइनस H, और बेस कितना है DE कितना है 60 मीटर, तो DE की वैल्यू लिख दो 60 मीटर। ठीक है, tan 45 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 60√3 माइनस H और अपॉन में क्या 60। ठीक है, ये 60 इधर लेकर आइए तो 60 इक्वल्स टू 60√3 माइनस H। अब H इधर लाइए और 60 उधर ले जाइए, तो 60√3 माइनस 60, 60 इधर ले गया, H इधर लेकर आ गया। अब इन दोनों में से 60 कॉमन ले लो, तो 60 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1, इतना मीटर। तो √3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, नो, √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम अपने आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या √3 की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 1.732, वो आप यहाँ पर पुट करके इसको माइनस करके फिर 60 से मल्टीप्लाई करा लो, तो आप अपना आंसर पॉइंट्स में भी दे सकते हो, डेसिमल्स में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या करना है आपको, फिर से ये एक क्लिफ है, ये एक टावर है, इस क्लिफ के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, जबकि इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हमारी क्लिफ की हाइट 60√3 है तो बताइए टावर की हाइट कितनी, ये आपसे पूछा है। तो आप सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेकर चलोगे, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से आपको बेस की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको बेस पता है तो ये पता चल गया, ये भी इक्वल होगा। अच्छा, इसमें बेस पता है, एंगल पता है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वहां से आपके पास हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उन सब में यही करना होता है, दो ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल से एक वैल्यू मिल जाती है, उसको दूसरे ट्रायंगल में यूज करो और फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो सामने आ जाता है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22।